चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए हिंदी की सीरीज चल रही थी, वैसे तो एवरी मंडे चल रही थी हिंदी की सीरीज, पर कल किसी कारणवश नहीं हो पाई। आज देखते हैं आपके पास हिंदी के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग आंसर करते जाएंगे फटाफट कि आपके पास कैसे कैसे आंसर बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य आपके पास पूछा जा रहा है और आप जानते हैं कि जब वाक्य आप लोग पढ़ते हैं तो वाक्य आप दो तरह के पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ते हैं और जो अर्थ के आधार पर है ये 8 तरह के पढ़ते हैं। इनमें जो 3 प्रकार के रहते हैं इनमें आपके पास कौन कौन से दिए जाते हैं। एक रहता है सरल, एक करना होता है संयुक्त और एक रहता है मिश्र। यहाँ पर जो सरल है, सरल में आपने खूब पढ़ा होगा कि जो सरल होते हैं इसमें क्या होता है, एक होता है उद्देश्य और एक तुम्हारे पास क्या दिया रहता है, विधेय दिया रहता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सरल वाक्य बनता है। और जो संयुक्त है, संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में आपके पास दिए रहते हैं दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य दिए रहते हैं जिनके अर्थ भी पूरे निकलते हैं। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य या वाक्य दिए रहते हैं उनको जब आप तोड़ते हैं अलग अलग, तो जो शेष पार्ट है यानी 3 उपवाक्य में से जब आप किसी एक को हटा देते हैं तो बचे शेष 2 में उनके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें आप देखते हैं कि जो संयुक्त है उसमें होते हैं योजक शब्द दिए रहते हैं और योजक शब्द कौन से होंगे, जैसे मैं ऐसे ही बता देता हूं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, इस तरह के शब्द उसके बीच में छिपे रहते हैं। और जब आप मिश्र वाक्य पढ़ते हैं तो मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर एक प्रधान उपवाक्य बनता है और एक आश्रित उपवाक्य बनता है, जिनको कि या फिर क्योंकि इस तरह के आपके पास योजकों से पहचाना जाता है। कभी कभार आपके पास जो मिश्र वाक्य हैं अगर आप उनकी पहचान करते हैं तो आप कैसे करते हैं, अल्प विराम के माध्यम से। अल्प विराम के माध्यम से देखिए यहां पर आप क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पर मिश्र वाक्य पहचान आता, वह पुस्तक राम की है, ये आपके पास जो दिया रहता है ये है सरल वाक्य है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, वह पुस्तक राम की है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये भी सरल है। और जब सवेरा हुआ, यहां पर देखेंगे जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। यहां पर जो ये जब है और ये जो तब है इनके माध्यम से भी आप किसकी पहचान करते हैं, मिश्र की करते हैं, मिश्र वाक्य की करते हैं। और दूसरा यहां पर चिन्ह कौन सा दे रखा है, इस तब से पहले ये दे रखा है अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह दे रखा है। इसके अनुसार भी आप आंसर कर सकते हैं, पर ये अल्प ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि मिश्र में ही होगा, संयुक्त में भी हो सकता है। आप जब और तब के माध्यम से वैसे पहचानते हैं, पर जो योजक है उस योजक से ठीक पहले कौन सा दे रखा है, आपके पास अल्प दे रखा है। और एक तरीका और है, ये जो सवेरा हुआ ना जब, ये है इसमें प्रधान, तब हम लोग बाहर गए, और ये बाहर गए ये क्या होगा इसमें, ये है आश्रित। सवेरा होने का पहले इंतजार था और सवेरा होते ही हम बाहर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। और अगर हम बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर डी की करें, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, यह भी रचना के आधार पर कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। तो यहां पर जो सी है, सी आंसर है, बाकी तीनों सरल वाक्य हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2,
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोला जाता है सर्वभौमिक। सार्वभौमिक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला आपके पास देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण धर्म है, गुण धर्म भी कभी आपके पास आता है, उसको क्या कहा जाता है? यदि ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं तो आप आंसर क्या करते हैं? देखिए इनमें आप आंसर क्या करेंगे? आंसर करते हैं अलंकार। ये क्या करते हैं? जो काव्य है, काव्य मतलब कविताएं हैं, इन कविताओं की क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। और शोभा किन के माध्यम से बढ़ाते हैं? या तो बढ़ाते हैं शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, या बढ़ाएंगे अपने अर्थों से। जब भी काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी, शब्दों के माध्यम से, वहां पर होगा शब्दालंकार, शब्दालंकार। और जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाएगी, वहां पर होगा अर्थालंकार। इतना आप यहां पर बातें ध्यान रखते हैं, ठीक है। और जो रस है, रस में तो आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। जो भी पाठक है, यदि उसको किसी काव्य को पढ़ते समय जो आनंद की अनुभूति हो रही होती है, उसे रस कहा जाता है। और जो छंद है, छंद क्या हो जाएगा? इस छंद में जो काव्य होता है ना, काव्य, उस काव्य के क्या लिखे होते हैं? नियम लिखे होते हैं कि काव्य कविताएं कैसे लिखी जाती है, पढ़ने के तरीके क्या होंगे, यति गति या फिर गण, ये सब क्या होते हैं, ये इसमें आपके पास सीखे जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 4। तुलसीदास के गुरु इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 में तो यहां पर आप आंसर ध्यान रखेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर हरिदास इनमें तुलसीदास जी के गुरु होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान, एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अगर यहां पर निदेशालय आता है, निदेशालय आता है, तो आंसर बनता है दिल्ली। तब आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा। यदि केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए तो आपके पास क्या होगा? आगरा आंसर है। इसकी जो आपके पास पत्रिका है, वो पत्रिका कौन सी है? पत्रिका कौन सी हो जाएगी? पत्रिका है गवेषणा। पत्रिका इसकी कौन सी होगी? गवेषणा, जिसका अर्थ, गवेषणा का यदि अर्थ पूछा जाए तो अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है खोज, है ना, या फिर क्या होता है? जांच, या फिर क्या होता है? शोध, या होता है अनुसंधान। अनुसंधान गवेषणा का अर्थ, ठीक है, अनुसंधान। और अगर इसके क्या पूछी जाए आपसे? स्थापना, स्थापना पूछी जाए तो स्थापना है 1961, 1961 में से आपके पास स्थापित किया गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना, कॉमन सा क्वेश्चन आपके पास है। यहां पर देखेंगे अक्षत के लिए जौनसारी में कहा जाता है। अक्षत एक तरीके से आपके पास क्या होता है? अक्षत होता है जो टीके लगाने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है ना, उसे अक्षत कहा जाता है। मैंने यहां पर गढ़वाली शब्द भी लिख रखा है अक्षत, कुमाऊनी भी लिख रखा है, और जौनसारी तो क्वेश्चन में ही है। आपको करना क्या है? इनमें से मैं आपके पास बता देता हूं, आंसर तो इसका क्या है? चाऊ, ठीक है, चाऊ। यानी अक्षत मीन्स जो चावल आपके पास क्या होंगे? जो चावल टीके लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। बस आपको आंसर ये करना है कमेंट में कि गढ़वाली में अक्षत किसे कहते हैं और कुमाऊनी में अक्षत किसे कहा जाता है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनमें से आप बताएंगे कि हमारे यहां क्या कहा जाता है, ये आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 7।
केंद्रीय निधि समिति के अनुसार कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 35, 36 और 40। अब आंसर से पहले जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आप जज्बातों में गलत ना कर देना, और जो मैं आंसर दूंगा आप उसकी सत्यता भी ध्यान से देखना ना, कि केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार कुल व्यंजन कितने माने गए, कुल व्यंजन पूछे जा रहे हैं। आंसर देखो 40 है ना। अब कौन कौन से हैं मैं उसके प्रॉपरली मैं उसको बता रहा हूं। देखिए 33 तो आपके पास कौन से हो जाएंगी, 33 तो आपके पास कौन से हैं, मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन है। उनके बाद आपके पास एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा ये विशिष्ट, विशिष्ट आपके पास होगा, ठीक है, एक विशिष्ट होगा, और दो तुम्हारे पास ये हो जाएंगे केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार ये भी, जिसे आप क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और चार आपके पास हो जाएंगे जैसे कक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, जिन्हें आप बोलते हैं संयुक्ताक्षर, जिन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। 33 और 1 34 और 2 36 और 4 40, इसमें आंसर बनता है, ठीक है, 40 इसमें आपके पास क्या होगा आंसर। इस 33 की अगर मैं बात करूं, जो यहां पर 33 है, इनमें से 25 तो है वर्गीय, वर्गीय व्यंजन, जिसे 25 में आप स्पर्शी भी जिसको कहते हैं, क से लेकर मौ तक हो जाएंगे, और 4 हो जाएंगे अंतस्थ, अंतस्थ होंगी, और 4 हो जाएंगी ऊष्मीय, ठीक है। तो इस तरीके से 25 और 8 आपके पास कितने हो जाएंगे, 33। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, और आंसर मत करेंगे। केंद्रीय निधि समिति के अनुसार तुम्हारे पास कितने 40 आंसर बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किस वाक्य में होता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किस में होता है? अकर्मक क्रिया की बात की जा रही है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है आपके पास वाच्य, ऑप्शन में वाच्य है। वाच्य 3 तरह के आप पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है कर्तृवाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। इन तीनों का काम क्या होता है? तीनों का क्या मेनली दो का एक जैसा काम होता है। कर्ता, देखिए जो कर्ता है, कर्ता क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, जो क्रिया है, क्रिया, ये जो क्रिया है ना, इस क्रिया का क्या होगा, इस क्रिया का क्या होगा, लिंग वचन। इस क्रिया का जो लिंग वचन है, अगर वो मेरे अनुसार बनेगा, मेरे अनुसार मतलब ये क्या होगा, ये होगा उस वाक्य में कर्ता। कर्ता का लिंग वचन क्या है, अगर क्रिया का लिंग वचन भी वही बन रहा है कर्ता के अनुसार, तो वाक्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। कैसे? जैसे देखेंगे, मोहन खाना खाता है, खाना खाता है। अब ये जो मोहन है इसमें है कर्ता, और खाना हो जाएगा कर्म, और ये खाता इसकी क्या होगी, क्रिया। अब मोहन का जो जेंडर है, मोहन का जेंडर क्या है, पुल्लिंग। अब पहचानेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे जरा एक एक पॉइंट। मोहन का जो जेंडर है वो है पुल्लिंग, और इसकी जो क्रिया है, क्रिया का जेंडर भी क्या होगा, पुल्लिंग है। अब देखो जो खाना है ये भी तो पुल्लिंग ही है। आप बोलेंगे सर इसमें तो तीनों का लिंग वचन एक जैसा ही आ रहा है, तीनों का जेंडर एक जैसा ही आ रहा है, हम कैसे पता करें? अब जरा ध्यान से इसको जरा पेंडिंग में समझो, ये है पॉइंट नंबर 1, इसको जरा ऐसे ही छोड़ो, मैं जरा कर्मवाच्य का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, तब तुम्हें ये समझ में आएगा। कर्मवाच्य में क्या होता है, जो क्रिया होती है, क्रिया, उसका, इस क्रिया का जो लिंग होगा, क्रिया का जो लिंग है या फिर
वचन है वो कर्म के अनुसार निर्धारित होगा। मतलब कर्म बोलता है कि जो मेरा जेंडर है, अगर कर्म का जेंडर स्त्रीलिंग है, अगर क्रिया का भी स्त्रीलिंग हुआ तो वाक्य में भूमिका है किसकी? कर्मवाच्य की। अगर कर्म पुल्लिंग है या एक वचन बहुवचन ऐसा कुछ है और ऐसा ही क्रिया का है तो कर्मवाची। अब यहां पर देखो, यहां पर कर्ता क्या बोल रहा है, देखो मैं पुल्लिंग हूं, मेरे अनुसार ही क्रिया भी पुल्लिंग बन रखी है, क्या होना चाहिए? कर्तृवाची। पर एक डाउट ये है, यहां पर जो कर्म है, यहां पर देखेंगे ये आपके पास क्या होगा, ये जो कर्म है, कर्म बोलता है देखो मैं भी तो पुल्लिंग हूं, मेरे अनुसार इसमें कर्मवाच्य होना चाहिए। अब करा क्या जाता है, जब तीनों में कंडीशन समान आती है तब इनमें से कर्ता और कर्म को परिवर्तित करके देखते हैं। अगर आपने यहां पर मोहन के जगह क्या लिखा, मोहन की जगह आपने लिखा सीता। देखो जो कर्ता है, कर्ता आपने क्या बनाया, कर्ता बनाया स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग बनाया। अगर स्त्रीलिंग बनाने पर क्रिया नहीं बदलेगी, मैं बोल रहा हूं नहीं बदलेगी, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। देखो यहां पर सीता खाना खाता है, वाक्य क्या हो रहा है, गलत बन जा रहा है। सही कैसे बनेगा, सीता खाना खाती है। मतलब जैसे ही आपने कर्ता परिवर्तित करना चाहा, ऐसे क्रिया भी बदलनी शुरू हो गई। और जब ऐसा प्रभाव कर्ता से पड़ता है क्रिया पर, उसे क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। यहां पर देखो, अगर आप इस वाक्य को ऐसा देखो, माना मैं ये हटा देता हूं और इसमें मोहन ही रख दो, मोहन खाना नहीं बल्कि यहां पर लिख देते हैं सब्जी। मोहन सब्जी खाता है, इसको मैं हटा ही देता हूं ना, मैं प्रॉपरली सब्जी शब्द ही लिख देता हूं। मोहन सब्जी, सब्जी क्या है, कर्म, और ये क्या है, स्त्रीलिंग। अब देखो जब यहां पर सब्जी परिवर्तन करना, इसका जेंडर चेंज करा, किसका, कर्म का, तो इसने क्रिया को नहीं बदला। जब क्रिया को नहीं बदला तो कर्मवाची तो नहीं है। और जब जब जैसे माना यहां पर आप लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखते हैं आम खाया, खाया जाता है, जाता है, आम क्या होगा, ये है कर्म, आम क्या है, आम हो जाएगा कर्म, ये क्या हो जाएगी इसकी क्रिया। आम खाया जाता है, आम क्या है, जेंडर पुल्लिंग है, और खाया जाता है ये भी क्या है, पुल्लिंग है। आम की जगह अगर आप क्या रख दो, यहां पर रखो नाशपाती, नाशपाती आप यहां पर रखो, नाशपाती खाया जाता है, नहीं, नाशपाती खाई जाती है। मतलब अगर मैं कर्म बदल रहा हूं तो क्रिया भी बदल जा रही है। अब आप यहां पर समझ गए होंगे, कर्ता बोलता है कि जब जब मेरे अनुसार क्रिया बदलनी शुरू हो जाए, कर्तृवाच्य है, और जब कर्म के अनुसार क्रिया बदलनी शुरू हो जाए, वहां पर कर्मणिवाच्य कर्मवाच्य होता है। और जब दोनों से ना बदलें, दोनों से ना बदलें, वहां पर सिचुएशन पहली बात तो किसकी आती है, अकर्मक की आपके पास आती है, अकर्मक की, वहां होता है भाववाच्य। देखो अकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किस में रहता है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, बाकी तो ये थोड़े समझने वाले टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है? पहले है शब्दांश, शब्दांश ये बना है शब्द और अंश से, दीर्घ स्वर संधि है। मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यधन अंकन आपके पास होगा, दीर्घ स्वर संधि है। अर्थालंकार यहां पर है अर्थ धन अलंकार, यहां पर भी दीर्घ है, आंसर क्या होगा, सभी, सभी में क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आंसर करेंगे।
पश्च विवृत, अग्र समृत या अग्र विवृत या पश्च समृत। आप आंसर करेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको बताना है कि वो आपके पास किस प्रकार का स्वर होगा। सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए यहां पर अगर हम बात किसकी करें, अगर हम बात करें किसकी, ऊ की, तो पहली बात तो आपके पास ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। पश्च, जब आप इसको पढ़ते हैं पश्च, ये किसके अनुसार आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट देखते हैं जीव के आधार पर, या आप देखते हैं जीव के आधार पर स्वर, ठीक है। और समृद्ध आपके पास देखते हैं मुख विवर के आधार पर। इसको आप कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मुख विवर के आधार पर या मुख द्वार के आधार पर। तो समृद्ध में होता है ऊ, और आपके पास पहले आप रखेंगे ई होगा और ऊ, ये आपके पास चार होंगे समृद्ध में। और जो जीव के आधार पर है आप तीन तरह के पढ़ते हैं, जिसमें एक हो जाएगा तुम्हारे पास अग्रस्वर, और एक है मध्य स्वर, और एक है पश्च। पश्च में देखना आपके पास कौन कौन से आते हैं। पश्च में आएगा जैसे इसमें होगा आ होगा, ऊ होगा, ऊ और ओ और आउ, ये होगा। तो एक तो आपके पास ये है पश्च, और एक आपके पास यहां पर है आया ये समृद्ध में। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बाकी जीव के आधार पर मध्य पढ़ते हैं, अग्र पढ़ते हैं, पश्च पढ़ते हैं। मुख्य विवर के आधार पर आप चार तरह के पढ़ते हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। स्पर्श शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पूछा क्या गया है, स्पर्श में इन चारों में से कौन सा लगाओगे जिससे कि इसका विलोम बनेगा। क्वेश्चन का मतलब ये है, यहां पर देखो आप अनु लगाओगे नहीं जुड़ेगा, ने लगा ने स्पर्श नहीं होता, कोई स्पर्श बल्कि क्या होता है अस्पर्श। अस्पर्श यहां पर सही आंसर होता है, अस्पर्श सही आंसर है, जो कि आप क्या लगाएंगे सी ऑप्शन इसमें लगाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है। तदित, अगर हम तदित की बात करें ना तो पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, जिसमें आप प्रत्यय अगर पूछेंगे कौन सा लगा है, अ लगा है। और यहां पर जो गौरव है, गौरव यहां पर निकालेंगे व है, हलंत लगाएंगे तो ये बार छोड़ देगा औ। ये व बना है किससे, ऊ और ऊ से। और पहले में जो मात्रा है, पहले में मात्रा किसकी है, गौ पे मात्रा हो जाएगी आऊ की, ये बन जाएगी किसमें, छोटे ऊ में बन जाएगी। और यहां पर देखो गौ में लग जाएगा छोटा ऊ, और रॉ होगा ऐसे ही, रॉ पे लग जाएगा छोटा ऊ, ये बन जाएगा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ ऐसे दिखते हैं, है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा गुरु, मूल शब्द इसमें गुरु है। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी, सर गौ पे आऊ की मात्रा थी, ठीक है, इसका छोटे में परिवर्तन कैसे हुआ। ये बहुत सारे नियम रहते हैं जो कि प्रत्यय के प्रॉपर टॉपिक में पढ़े जाते हैं, है ना, पढ़े होंगे आपने, उम्मीद ऐसी करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर गुरु आपके पास होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जरा आप आंसर करेंगे, संश्लेषण का विलोम शब्द। संश्लेषण का मतलब होता है एक तरीके से संक्षिप्त करना, और इसका विलोम होगा विश्लेषण, विस्तृत करना, ठीक है, किसी बात को विस्तार पूर्वक समझा देना, विश्लेषण कहलाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पद
कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। ठीक है, बस होगा, बग होगा, हाइबरनेट होगा, या आपके पास साइबरनेट होगा। इसमें जो बग है, बग कंप्यूटर में जो भी एरर होता है उस एरर को ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला होगा क्वेश्चन, चलिए साथ में चिपके दोनों, कोई नहीं। यहां पर देखेंगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या होता है? ये होता है घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 16 साथ में ही है। दिए गए शब्द में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। नहीं पूछा गया है कि नित्य एक वचन में कौन सा प्रयोग नहीं होगा। नित्य एक वचन का मतलब जो सदैव एक वचन ही रहता है। नित्य एक वचन, मैं जरा इसको बता देता हूं। जो नित्य है, नित्य एक वचन ऐसा शब्द होता है जिसका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आपके पास हस्ताक्षर है, ये क्या होता है? ये होता है सदैव, सदैव बहुवचन, बहुवचन होता है। हस्ताक्षर आपके पास है, होश, दर्शक और दर्शन। गौण शब्द एक मिलता है। बाल शब्द आपके पास, बाल के एक प्राण शब्द आपके पास मिलता है, बाल शब्द मिलता है। और समाचार आपके पास, समाचार फिलहाल छोड़ो ना। ये देखो, होश, दर्शक आपके पास होगा, दर्शन होगा, गौण होगा, बाल होगा और आपके पास प्राण हो जाएगा। ठीक है, ये सदैव आपके पास ऐसे हो जाएंगे। जैसे हस्ताक्षर आपके पास होगा, ये सदैव सब ऐसे हैं जो बहुवचन में ही अपने आप को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, और जनता एक वचनी होती है, पानी सदैव एक वचनी होता है, आकाश एक वचनी है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सदैव एक वचन है। सभी जो प्लेनेट्स है, ग्रह एक वचन में ही है। ग्रह के जो नाम है, देखो ग्रह का आप ग्रहों कर दोगे, बृहस्पतिवार एक वचन है ना। और आपके पास जैसे चंद्र एक वचन, जितने भी ग्रह होंगे या उपग्रह होंगे जो एक ही आपके पास है ना, जिनका पर्टिकुलर नाम ले पा रहे हैं। पृथ्वी दुनिया में एक ही है तो एक वचन ही होगा, बहुवचन होगा ही नहीं। आकाश गैलेक्सी एक ही है, बहुवचन नहीं होगा। सूर्य, अगर सूर्य नाम ले रहे हैं तो एक ही, सूर्यो नहीं होगा। सूर्य को अगर आप क्या मानते हैं? तारा मानते हो तो तारे होते हैं तब। ठीक है, जिसकी आपके पास अनेक चीजें भी हो सकती है, बहुवचन बन जाता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? सदैव बहुवचन मैंने अभी आपके पास कहा है। सदैव बहुवचन आपके पास किसका प्रयोग होता है? सदैव बहुवचन में होता है ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी हो जाएगी? यहां पर होगी, सबसे पहले देखिए जो संस्कृत है, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं, इस संस्कृत की दो शाखाएं पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वैदिक, वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं लौकिक, लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप लौकिक से क्या पढ़ते हैं? पाली आप पढ़ते हैं। पाली के बाद पढ़ते हैं आप प्राकृत पढ़ते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जाती है, जिसमें कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वैदिक संस्कृत जिसमें सभी वेदों की रचना हुई मानी जाती है। लौकिक संस्कृत जिसमें संस्कृत का पहला व्याकरण लिखा गया था, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था? यहां पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया था। और अपभ्रंश में, इसमें आपके पास आरंभ करता तो बार बार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आरंभ करता है तुम्हारे पास स्वयंभू जी, जिन्होंने रचना कौन सी लिखी थी? रचना है पौमचर्यु। रचना कौन सी है? पौमचर्यु।
ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे। जो हड़ौती बोली आपके पास है कहाँ बोली जाती है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने देखे। बाकी आप क्लास में क्या करेंगे, क्लास आपको कैसे लगी लाइक करेंगे, सभी तक शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।